हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लेवल 2 कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर 1 का बाय डिस्कसिंग क्वेश्चन 27 टू 31। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन अपने पास क्या है, विद रेस्पेक्ट टू फॉलोइंग आंसर एज आस्क्ड। तो हमारे पास ये बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में अपन देखें तो हमारे पास यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अपने पास अवेलेबल है, जो कि कौन से रूल को फॉलो करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं कि एन की वैल्यू आप क्या रखें, एन की वैल्यू आप 1 रख दें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएंगे। तो यहाँ कल रूल फॉलो हो रहा है। ये पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर भी है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी यहाँ पर हो रहा है। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक करेक्टर का हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है फिनोल। फिनोल में भी हमारे पास सेम ही चीज़ हो रही है कि हमारे पास साइक्लिक है, प्लेनर है, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड और क्लोज्ड कॉन्जुगेशन है। हकल रूल भी फॉलो हो रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल का, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। जो रिंग के अंदर है केवल उनको अपन कंसिडर करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड भी अपने पास फिनोल की जैसे ये दिया हुआ है एनिलीन, यहाँ पर भी रिंग सिस्टम को अपन कंसिडर करके चलेंगे। और रिंग कैसी है, जस्ट लाइक बेंजीन। तो इस रिंग के वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यहाँ पर हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें ये दोनों कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, इसलिए कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो ये एक कंडीशन एरोमेटिसिटी की खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसी तरह से फिफ्थ में देखें तो ये हमारे पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसकी वजह से रेजोनेंस कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो ये कंपाउंड भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। फिर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेवंथ। अब सेवंथ में देखिए ये रिंग जो सिस्टम आप देख रहे हैं, इस रिंग में हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। दैट मीन्स ये कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो ये रूल किसके लिए होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। तो ये अपना क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एट्थ ऑप्शन देखते हैं। तो एट्थ ऑप्शन में ये रिंग जो है इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर नाइन्थ ऑप्शन में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जो कि क्या कर रहा है, रेजोनेंस को रोक दे रहा है। तो रेजोनेंस को इनिबिट कर रहा है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखें, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल, इसमें तो अपने पास रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है क्योंकि कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम अवेलेबल ही नहीं है, तो ये कंपाउंड भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 11th, यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, नॉन एरोमेटिक हो गया। यहाँ पर ये नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर कितने डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, और हर एक कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, तो ये कंपाउंड एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो इसमें हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, जो कि 4n+2 रूल को फॉलो करते हैं कि n की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल आ जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी रेजोनेंस कंटिन्यूस हो रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए 2 नेगेटिव और 1 पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए कंपाउंड एरोमेटिक है। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से 17 देखिए, 17 में ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फिर कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन रूल होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हर एक सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी और प्लेनर मॉलिक्यूल है। इसी तरह से नेक्स्ट 18 देखिए, तो 18 में हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं पर रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज्ड है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बॉन्ड की वजह से। तो ये कंपाउंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, इसलिए एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। 19 में देखें तो यहाँ पर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। 20 में देखें तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो लोन पेयर सिंगल पाई, लोन पेयर सिंगल पाई, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद 21 देखें तो 21 में हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड की वजह से ये किस तरह से हो जाएगा मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास, ऑक्सीजन यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और ऑक्सीजन का यहाँ पर लोन पेयर। तो हर एक सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पर रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, या आप इसे क्या बोल सकते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, कि दिखने में ये एरोमेटिक ना दिख रहा हो, बट रिंग में अपन यदि डीलोकलाइजेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स का तो ये क्या है, एरोमेटिक निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, ये एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी कंपाउंड्स रिएक्ट विद NaHCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ वो सारे एसिड रिएक्शन करते हैं जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा हो, कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा हो। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाले कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, सल्फोनिक एसिड हो गए, ठीक है, पिक्रिक एसिड हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए फिनॉल जो होते हैं, फिनॉल NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्यों, क्योंकि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से कम होती है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास कि अपन ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाले ही रिएक्शन कर सकते हैं, कि RCOOH की आप NaHCO3 के साथ में आपने रिएक्शन कराई तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस Na+, और यहाँ पर ये HCO3 माइनस जो है H+ लेकर H2CO3 बना लेगा। अब ये एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी, जब यहाँ पर हमारे पास वीक एसिड मिले और यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो। यदि हमारे पास यहाँ पर अपन फिनॉल ले लेते, फिनॉल की NaHCO3 के साथ में रिएक्शन कराते तो क्या बनता, PH O माइनस Na+ और H2CO3। इस केस में हमारा जो कार्बोनिक एसिड है H2CO3 वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता और PHOH वीक एसिड होता। तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाती जिधर वीक एसिड या वीक बेस बन रहा हो, तो यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन होती। तो हमारे पास H2CO3 नहीं मिलता, तो H2CO3 जो H2O और CO2 में डिसोशिएट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ पर रिलीज आउट नहीं होती। ठीक है, तो इसी लॉजिक के बेसिस पे अपन को यहाँ पर चेक करना है। तो पहला कंपाउंड हमारे पास क्या दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, NaHCO3 के साथ रिएक्शन करके H2CO3 बना देगा, जो कि डिसोशिएट होकर क्या बनाएगा, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो CO2 गैस यहाँ पे रिलीज आउट हो जाएगी, तो पहला कंपाउंड ये CO2 गैस दे देगा या NaHCO3 के साथ रिएक्शन कर लेगा। यहाँ पर भी COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये भी दे देगा। फिनॉल नहीं देगा, यहाँ पर एल्कोहल है, फिनॉल से भी कम एसिडिक होता है तो ये भी नहीं देगा। यहाँ पर अपने पास फिनॉल दिया हुआ है, फिनॉल के पैरा पोजीशन क्या जुड़ा हुआ है, CH3O ग्रुप, यानी यहाँ पर ये +M देगा जो कि डिक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। कैसे डिक्रीज करता है कि आप फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो कैसे देखेंगे कि ये OH से H+ रिमूव किया आपने तो हमारे पास O- बना। अब O- की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पर OMe क्या कर रहा है, +M ग्रुप है, यानी इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो एनायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, यानी यहाँ पर OH की स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। बट NO2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तब हमारे पास क्या होता है, तब हमारे पास जो एनायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली फिनॉल से ज़्यादा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -M इफेक्ट से स्टेबलाइज करता है। इसको अपन पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी जो पीके वैल्यू होती है वो नियरली कार्बोक्सिलिक एसिड के ही बराबर होती है, इसलिए ये भी क्या होगा, NaHCO3 के साथ में रिएक्शन दे देगा। फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, ये SO3 सल्फोनिक एसिड भी इजीली दे देगा। तो यहाँ पर NaHCO3 के साथ में रिएक्शन कौन कौन दे रहे हैं ये अपन यहाँ पर नोट कर लेते हैं। फर्स्ट कंपाउंड दे रहा है, सेकंड दे रहा है, इसके बाद हमारे पास फोर्थ, सिक्स्थ दे रहा है, सेवंथ दे रहा है और एट्थ दे रहा है। तो यहाँ पर कितने टोटल कंपाउंड्स है जो NaHCO3 के साथ रिएक्शन दे रहे हैं, 5 कंपाउंड्स है। नेक्स्ट है 29, विच ऑफ द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद NaHCO3 और सोल्यूबल इन NaHCO3। तो सेम ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस था, ये नहीं देगा, रिएक्शन ही नहीं करेंगे, वही होगा कि ये इनसोल्यूबल है NaHCO3 में, ये भी नहीं देगा। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दे देगा, सल्फोनिक एसिड है, ये दे देगा, और एल्काइन भी नहीं देगा। तो केवल C और D NaHCO3 के साथ में रिएक्शन शो करेंगी। नेक्स्ट है 30, लिस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर अपने पास नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है, तो यहाँ पर सभी में
नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अपन चेक करेंगे यहाँ पर ग्रुप्स जो प्रेजेंट है। ये जो ग्रुप है ये प्लस आई और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। यहाँ पर ये माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो माइनस आई और प्लस एम शो करता है, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट होता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आप बोलें तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई और प्लस एम ग्रुप की, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो अपने पास लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के और माइनस एम ग्रुप के। इस बेसिस पे हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई वाले ये ग्रुप है, तो यानी फर्स्ट की सबसे ज़्यादा होगी। अब अपन 2 और 3 में डिसाइड करें तो ब्रोमीन जो है वो माइनस आई है बट माइनस एम बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा, ये वाला है। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा कम करेगा। तो यहाँ पर 3 की बेसिक स्ट्रेंथ 2 से ज़्यादा होगी, तो 1 3 2 ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31, लिस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, H रिमूव करो और एनायन बनाओ और एनायन की स्टेबिलिटी चेक करो। जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन बनेगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या जुड़ा हुआ है, OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि क्या शो करेगा, माइनस आई पर प्लस है, प्लस एम ज़्यादा एप्लीकेबल हो जाएगा इसका। यहाँ पर अपन H प्लस को रिमूव करते हैं इससे, तो हमारे पास क्या बनेगा, पैरा पोजिशन पे जुड़ा हुआ है ये, तो ये O माइनस, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है जो कि क्या शो करता है, माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम। यहाँ पर अपन देखें CHO, तो इसमें से H प्लस रिमूव करेंगे तब क्या होगा, तब हमारे पास इस तरह से मॉलिक्यूल बन जाएगा O माइनस, यहाँ पर CHO। तो ये CHO जो ग्रुप है ये माइनस आई एज वेल एज माइनस एम ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन अपने पास ये होगा, मोस्ट स्टेबल एनायन। मोस्ट स्टेबल एनायन है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एसिड है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। यानी हमारे पास यदि इसको अपन नंबरिंग कर दें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का यदि आप ऑर्डर लिखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ का किसकी होगी, थर्ड की। उसके बाद हमारे पास किसकी होगी, सेकेंड की, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का माइनस आई लग रहा है, यहाँ पर तो प्लस एम लग रहा है जो कि एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो सबसे लास्ट में फर्स्ट की हो जाएगी। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.